नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय बिहार का चुनाव केंद्रीय संसद से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से होते हुए पूरे देश में बवंडर और विवाद का विषय बना हुआ है। यह पहली बार है जब प्रदेश के किसी मुख्य विपक्षी पार्टी ने चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो हमको चुनाव में भाग न लेने पर विचार करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल के बोलने का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की भाग है, उसके साथ भाग नहीं, मतलब उस गठबंधन में शामिल है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो पार्टियां हैं गठबंधन में, कांग्रेस हो गया है, वामपंथ, सारे वामपंथी पार्टियां हैं, विकासशील पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, ऐसे सारे को बहिष्कार करना पड़ेगा। अब एक अभूतपूर्व स्थिति होगी अगर होगा तो। और जिस ढंग से पूरे संसद में तख्तियां लेकर के, विधानसभा में तख्तियां लेके चुनाव आयोग के विरुद्ध, चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है, नारे लग रहे हैं, मुझे याद नहीं है कि कभी इतिहास में इसके पहले ऐसा हुआ है। थोड़े बहुत आरोप लग जाते थे चुनाव आयोग पर, लेकिन मतदाताओं की सूची को ठीक करने के, दुरुस्त करने के लिए कोई अभियान चले और उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी कहे कि ये इसमें हमको मतदान में भाग नहीं लेना है, तो बहुत डरावनी स्थिति पैदा होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या वाकई जो विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है वही सही है? क्या मान लिया जाए कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए या उसको जिताने के लिए इस ढंग से मतदाता सूची बना रहा है ताकि विपक्ष का वोट कट जाए? अगर ऐसा होने लगे संसदीय लोकतंत्र में, चुनाव आधारित लोकतंत्र में, अगर चुनाव आयोग ऐसा करने लगे तो इससे डरावनी स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या यही सच है? यही मान लिया जाए? अब आरोप क्या है जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और इसके कारण क्या है? अभी जितनी जानकारी हम लोगों के पास आई है, 71 से 72 हजार लोग जो पहले मतदाता थे, पिछली बार की सूची में जो पहले मतदाता थे उसमें 71 से 72 लाख लोगों का नाम ऐसा है कि जिसको लेकर, जिसमें से 21 से 22 लाख के आसपास स्वर्गीय हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, उनका नाम है। 7 लाख लोग ऐसे निकले हैं जिनके 2-3 जगह पर नाम है, जहाँ रहती हैं वहाँ भी है, कुछ वहाँ भी हैं। कुछ ऐसे उसी तरह से ऐसे नाम भी हैं जो कि अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं, जो रहते ही नहीं हैं। तो ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में, और वो सामने है, लोगों को बताया गया है, पॉलिटिकल पार्टियों को बताया गया है। तो अब ये बात तो ऐसा लगता है कि भाई अगर किसी राज्य से, जहाँ की मोटा मोटी करीब 8 करोड़ मतदाता हो, उसमें से 72-73 लाख, मतलब मोटा मोटी लगभग 10% मतदाता अगर कट जाएं तो बहुत बड़ी घटना होगी। फिर तो चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है, क्योंकि पिछला चुनाव परिणाम देखें तो 37.26% वोट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का है, मतलब जनता दल यू और भाजपा का है, और 37.23% राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले गठबंधन को है। सीटों के हिसाब से देखें तो उधर 125 सीटें हैं, इधर 110 सीटें थी। राष्ट्रीय जनता दल को तो 75 सीटें थी, भाजपा को 74 थी। सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी, 74 सीटें भाजपा को मिली है। तो जाहिर है कि अगर इतना मत तो पूरे परिणाम को बदल देगा, वो पलट सकता है। लेकिन क्या जो लोग स्वर्गीय हो चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में रहने दिया जाए? जो लोग बाहर चले गए हैं, उन अगर वोट डालने नहीं आ सकते हैं, उनका नाम रहने दिया जाए? जो 2-2 जगह, 3-3 जगह नाम है, क्या उनका नाम रहने दिया जाए? इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जा सकता है? चुनाव आयोग ने यही तो पूछा है। या जिसकी नागरिकता संदेह है उसको रहने दिया जाए? अब कहा जा रहा है कि भाई नागरिकता तय करना, जांचना चुनाव आयोग का काम नहीं है।
ठीक है, नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग का तो ये काम है ना कि जो भारत का नागरिक है उसी को मतदाता बनाए। तो ये कैसे होगा कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है? क्या किसी को भी मतदाता बना दिया जाए? भाई जिसके पास कोई कागज ही नहीं हो, ये भी दुष्प्रचार है कि 11 कागज मांगे जा रहे हैं। 11 कागज नहीं, उनमें से कोई एक चीज दिखाना है। 11 में से कोई एक चीज दिखाना है। तो ये सारे दुष्प्रचार हो रहे हैं। अब इसमें जो कारण आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में, जैसा आप सब जानते हैं कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में विदेशी घुसपैठिए जो आए उनको निकालने की बजाय उनके नेताओं ने वोट के लिए, मुस्लिम वोट चाहिए तो ये मुसलमान है तो कहीं हमको प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उनको यहाँ केवल रहने नहीं दिया, उनको यहाँ का वोटर बनाया। उनको वोट मिलना है, उनके राशन कार्ड बनवाए। वो दिल्ली से लेकर पूरे देश में एक कांड किया गया है। अब वो 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ उनकी हो चुकी हैं। उसके बाद जो पार्टियां आई वो मुसलमानों के वोट के लिए कि हमको सेकुलर कहेंगे, हम तो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए खड़े होते हैं। तो जो जातीय समीकरण बना के जिनको वोट लेना था कि मुसलमान तो हमारा वोट रहे, बाकी जातियां हैं, उन लोगों ने भी इसको प्रश्रय दिया। और बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है, जो 4 जिले आते हैं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया, ये नेपाल से तो लगता ही है, लेकिन बांग्लादेश और बंगाल से लगता है, और जो घेरा है वो बांग्लादेश तक भी जाता है। वो खासकर किशनगंज जो जिला है तो मालदा से लगता है, मालदा सीधा बांग्लादेश से। कुछ क्षेत्र में आप वहाँ जब जो बॉर्डर तो नहीं, जो बार लगे हुए हैं वहाँ BSF वाले खड़े होते हैं, उधर जिनकी खेती है वो जाते हैं। बाहर तो हम अपने ही देश में लगा सकते हैं ना, बाहर उनके देश में तो नहीं लगा सकते हैं। तो वो जाते हैं खेती करने, और वो बीच में बंगाल है, फिर बांग्लादेश है। हम लोग कई बार उधर से गुजरे हैं, तो आप गुजरेंगे तो बंगाल और बिहार वो मिला हुआ है। और पहले अगर बार नहीं लगता तो कब बांग्लादेश में आप घुस जाते, कब बिहार में रहते, कब बंगाल में रहते, आपको पता ही नहीं चलता वहाँ का कि कैसी स्थिति रही है। तो वहाँ की आबादी जिस ढंग से वो वहाँ के जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, उसमें ये बात साफ था कि वो घुसपैठिए वहाँ है। और आज प्रश्न उठाया जा रहा है कि भाई इनका शासनकाल है, घुसपैठिए आ कैसे गए? वो प्रश्न ऐसा है जैसे नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के शासनकाल में ही घुसपैठिए आ गए। घुसपैठिए 70 से आ रहे हैं, पूरा 80 के दशक, 90 के दशक, 2000 के दशक सब चलता रहा है। और उसमें सबका कांग्रेस का शासन रहा, दूसरे शासन यहाँ आए हैं, बीजेपी का भी शासन रहा है, और तो घुसपैठिए आ गए हैं। अच्छा, ये जो टारगेट है, घुसपैठिए टारगेट नहीं है। पूरे देश में एक बार रिवाइज करना है कि एक बार स्पेशल जो है इंटेंसिव रिवीजन हो जाए, एक बार पूरा विशेष गहन पुनरीक्षण हो जाए पूरे देश में। तो उस संजोग से लोग कहें बहुत समय बिहार का चुनाव पहले था, तो बिहार का नंबर पहले आ गया, और बिहार का नंबर आ गया तो उसको तो करना है, क्योंकि जब करना ही है तो इस बार का चुनाव में ही कोशिश की जाए। तो इसलिए लोग बता रहे हैं कि समय कम मिला है। 1,54,000 कुल बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। 82,000 के आसपास बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया है, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब आपके अगर बूथ लेवल एजेंट सक्रिय नहीं है, अगर आपके नीचे ज़मीन पर कार्यकर्ता नहीं है, केवल सोशल मीडिया पर हवा मार रहे हैं, तो आपकी समस्या है। अन्यथा अगर एक भी वोटर जो नागरिक है, जो जेन्युइन व्यक्ति है, वो अगर बूथ लेवल एजेंट सक्रिय हो तो उसका नाम डालने से छूट ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ SDM को कहा, SDO को कहा गया हुआ है, BDO को कहा गया हुआ है कि अगर किसी का कागज़ नहीं मिले, जेन्युइन है, तो पंचायत सब मिलके उसके कागज़ की व्यवस्था करें। तो कागज़ की व्यवस्था होगी। लेकिन अब समस्या है कि चूंकि मालूम है कि एक घुसपैठिए के परिवार हमारे सबको मालूम है बिहार में, अगर उनका कुछ नाम कट गया, या ऐसे लोग जो बाहर से आकर के बिहार में वोट देते आते हैं, जो कुछ की वोटर है किसी पार्टी के, उनको अगर भय है तो कह रहे हैं, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटर, जनता दल के वोटर नहीं होंगे, लोजपा के वोटर नहीं होंगे जो बाहर से आके वहाँ वोट डालते होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? चुनाव बहिष्कार की आप कैसे बात कर सकते हैं? आपका या तो कॉन्फिडेंस डोला हुआ है, या भविष्य के लिए एक रणनीति का आप आधार बना रहे हैं। लेकिन यह खतरनाक स्थिति है कि चुनाव आयोग ने खिन्न होकर कहा कि अगर हमको गलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं मेरे विरुद्ध?
क्योंकि अब अच्छा बोलेंगे कि बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पक्ष में क्यों खड़ी है। आप अगर पार्लियामेंट में बाधा डालेंगे तो पार्लियामेंट में क्या चुनाव आयोग आके जवाब देगी कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार भी आपके साथ हो जाए कि भाई ये तो चुनाव आयोग को कह रहे हैं या पार्टियां भी हो जाए, हम नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा में अगर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी चुनाव आयोग को लेकर उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाजपा का एजेंट है, तो कोई उत्तर देगा कि नहीं देगा? विधानसभा में उत्तर देगा तो चुनाव आयोग तो भाजपा का है, इसीलिए भाजपा सब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग बोल रहे हैं। तो क्या खुला मैदान छोड़ दिया जाएगा? चुनाव आयोग तो आपसे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने नहीं आ सकता, ये तरीका भी ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में चुनाव प्रधानमंत्री संस्तुति करते थे और राष्ट्रपति चुनाव आयोग को नियुक्त करते थे। कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। पहली बार इस सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति की एक प्रक्रिया तय की है और उसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया है। एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक विपक्ष के नेता मिलकर करते हैं। तो क्या सारी नियुक्ति विपक्ष के हाथ में ही दे दिया जाए? ऐसा होता है कि सरकार अपने से नियुक्ति करती है? क्या कांग्रेस ने ऐसा किया था? तो अब ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को तो चूंकि ये बहुमत से नियुक्त करते हैं। अरे भाई 25 तो आपने 26 में से 25 चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो आपने की है। और इस देश में चुनाव आयुक्तों को BS रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको आपने राज्यपाल बनाया। RK त्रिवेदी को आपने लाया। तो ये तो पहले का इतिहास है। MS गिल को तो ला करके मिनिस्टर बना दिया आपने मुख्य चुनाव आयुक्तों को। तो ये सारी स्थितियां कांग्रेस की रही है और इस समय देश में एक झूठ फैलाया जा रहा है, उसमें किसी को फंसना नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि बिहार का या देश का कोई भी जेन्युइन व्यक्ति वो वोटर बनने से वंचित नहीं होना चाहिए। अगर वंचित होता है तो ये चुनाव आयोग पर भी दोष जाएगा, पॉलिटिकल पार्टियों पर है, हमारे आप पर भी है, मीडिया पर भी है। साथ ही साथ अब चूंकि वो समय रजिस्ट्रेशन का बीत चुका है, लोगों ने अपने पेपर डाल दिए हैं, अपने फॉर्म डाल दिए हैं। अब पेपर चेक होने का समय है। अब पेपर चेक होगा और पेपर चेक होने का समय है शायद 31 अगस्त तक और उसके बाद 1 सितंबर को अगला लिस्ट जारी होगा। फिर ये 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट जारी होना है। तो पहले ये तो देखो अब क्या ये लोग चाहते हैं कि मृत आत्माएं आके वोट डालें? अगर 21 करोड़ 22 करोड़ 21 लाख 22 लाख लोग हैं, पहले क्यों नहीं रिवीजन कर दिया? अरे भाई पहले नहीं किया, चलो इस पर आप प्रश्न उठा दो, पहले क्यों नहीं किया? प्रक्रिया पर भी थोड़े प्रश्न उठा दो, लेकिन होना ही नहीं चाहिए, हो ही गलत रहा है, ये प्रश्न उठा के तो आप अपने को हास्यास्पद बनाते हो। क्या इसके आधार पर आपको वोट मिल जाएगा? और घुसपैठिए का तो केंद्र इस समय पश्चिम बंगाल है। गृह मंत्री ने लोकसभा में 27 मार्च को बयान दिया कि देश भर में जितने घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर के पास 24 परगना पश्चिम बंगाल के कार्ड मिलते हैं, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड मिलते हैं। तो वहाँ कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। क्यों मिल रहा है? वहाँ पकड़े गए हैं, कोर्ट में उनके पेपर है। अगर गृह मंत्री ने गलत बोला तो वहाँ तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। पार्लियामेंट में जो फैक्ट होता है वही बोलना पड़ता है। गलत है तो ममता बनर्जी खंडित करें। अब चूंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल भी होगा तो इसलिए वो भी छाती पीट रही है। पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है। बिहार का चुनाव पहले था इसलिए बिहार में आ गया, वहाँ हुआ है। बिहार के लोगों को थोड़ी कठिनाई भुगतनी पड़ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को इसकी सुनवाई है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ कागजात पर पुनर्विचार के लिए कहे। वो प्रक्रिया रोकने के लिए तो नहीं कह सकता है, जैसा मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हो सकता है कि आधार कार्ड वगैरह को लेने के लिए कुछ कहे, तो वो हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा भी मानना यह है कि आधार कार्ड अगर फेक भी बना है लेकिन उसको ख़त्म कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या देश में पैदा हो सकती है। क्योंकि आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होता है। हम लोगों के पास आधार कार्ड है तो मान के चलते हैं कि हमारा सब कुछ यही है, इसी से हमारी पहचान बनती है। इसलिए इस पर ज़रूर विचार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।